जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है 7 फरवरी को आपकी पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा होने वाली है, लेकिन आप में से दोस्तों बहुत सारे छात्र इस बात को लेकर के दुविधा में फंसे हुए हैं कि सर हम लोगों की जो पॉलिटिकल साइंस की है वो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। तो देखिए ये वीडियो दोस्तों आपके लिए, अगर आप लोगों की तैयारी पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आपको पता है हम लोगों ने मॉडल सेट स्टार्ट किया था जो कि 7 फरवरी के लिए वायरल प्रश्न है। तो हम लोगों ने पहले मॉडल सेट 1 किया, ये आपका मॉडल सेट 2 है। इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको टोटल 10 सेट कराऊंगा और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100 में से 100 प्रश्न जो है आपके सीधे टू सीधे यहीं से लड़ेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को जैसे कि पता है पॉलिटिकल साइंस की जो परीक्षा है वो 7 फरवरी को होने वाली है, और अगर आपकी तैयारी इस बात से डरे हुए कि 7 फरवरी को लोगों का क्या होगा, तो दोस्तों इस वीडियो को आप सिर्फ एंड तक देखें, सभी प्रश्नों को करें और आपको 100% हिम्मत जो है वो बढ़ जाएगी। और आप जानते हैं कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले हिम्मत चाहिए। अगर आपको हिम्मत हो गया तो समझ लीजिए कि 50% जो विजय है, जो जीत है, वो वहीं पे आपको मिल गई। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो कब से माना जाता है? 1945 के बाद से, 47 के बाद से, 1950 के बाद से, या फिर 60 के बाद से? बिल्कुल इसके राइट आंसर आएंगे दोस्तों वो है 1945 के बाद से। ध्यान रखिएगा कभी कभी आपको सिर्फ 1945 देगा तो आपको राइट आंसर जो है वही लगाना है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा आपको कि शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो कब हुआ था, तो बिल्कुल 1945 में हुआ था या फिर 1945 के बाद से हुआ था। दोनों ऑप्शन आपको देता है, दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, तो आपको उसी में राइट आंसर लगाना है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? मैंने आपको कई बार क्वेश्चन करवाया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं दो गुट था, एक था आपका अमेरिका और एक था सोवियत संघ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एक आपका अमेरिका था जो कि पूंजीवादी को चाहता था, एक था सोवियत संघ जो कि साम्यवादी को चाहता था। इन दोनों के बीच दोस्तों शीत युद्ध चला था, ठीक है। तो राइट आंसर 2 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन है जो कि शीत युद्ध का प्रमुख कारण है, यानी कि सबसे ज्यादा फेमस कारण है? अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, या फिर विजित प्रदेशों पर अधिपत्य संबंधी विवाद, या युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण? बिल्कुल थर्ड के जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण है? ये सभी कारण जो है राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न को करेंगे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए सभी क्वेश्चन का आंसर देने का, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और लाइव खत्म होने के बाद तुरंत उसको रिवीजन करेंगे, तभी दोस्तों आपको ये वीडियो देखने का फायदा होगा, अन्यथा आप दोस्तों सभी प्रश्नों को भूल जाएंगे। आप जानते हैं ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था? बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कब हुआ था? 66 में, 67 में, 72 में, 75 में? बिल्कुल फोर्थ की जो राइट आंसर दोस्तों आपके हो जाएंगे वो है 1966 में। ध्यान रखिएगा जब भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे उसी समय दोस्तों, यानी कि 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, ताशकंद समझौता के मुख्य बातें क्या थी? आपको पता है ताशकंद समझौता जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, इसकी जो मुख्य बातें थी, सबसे पहला बात, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, विवादों का यानी कि कोई भी अगर विवाद हो जाए इन दोनों देशों के बीच तो शांतिपूर्ण हल करेगा, समाधान करेगा, ठीक है। भारत पाकिस्तान व्यापार को बढ़ावा देंगे, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो व्यापार है, जो बिजनेस है वो ज्यादा चलना चाहिए। तीसरा था भारत पाकिस्तान आतंकवाद पर रोक लगाएंगे, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों जो है आतंकवाद पर रोक लगाएंगे। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी कि ताशकंद समझौता में ये मुख्य बातें थी। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में कि ताशकंद समझौता क्या है, तो दोस्तों आपको यही जो है राइट आंसर लगाना है ऑप्शन डी। आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, ताशकंद कहां है? आपको पता है ये जो ताशकंद है वो कहां पर है? बिल्कुल दोस्तों 6 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको जाएंगे रूस में। ध्यान रखिएगा ये जो ताशकंद है वो रूस में है। और ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो बिल्कुल 1966 में हुआ था। किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, और 1966 में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1917, 1922, 1925, 1991। बिल्कुल 7 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे 1917 में, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सोवियत संघ की बात हो रही है, सोवियत संघ की, ठीक है। तो इसमें जो साम्यवादी शासन की जो स्थापना हुई थी वो बिल्कुल ए और राइट आंसर हो जाएंगे 1917 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपके स्क्रीन पर, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? आप लोगों ने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा लाल सेना के बारे में। इस तरह के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग बताएंगे ये जो लाल सेना है वो निम्नलिखित में से किस देश की सेना कहा जाता है? ब्रिटेन की सेना को, सोवियत संघ की सेना को, अमेरिका की सेना को, फ्रांस की सेना को? बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है सोवियत संघ की सेना को। तो ध्यान रखिएगा ये जो लाल सेना है वो सोवियत संघ की सेना है, ठीक है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, ताशकंद समझौता कब हुआ था? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो ताशकंद समझौता है वो कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल 9 की जो राइट आंसर है अभी हमने को करवाया, ये राइट आंसर आपको जाएंगे 1966 में, ठीक है। 2021 के नोबेल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था कब हुआ था? 1966 में हुआ था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके समक्ष काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो हमने आपको कई बार बताया ताशकंद समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक आपका शिमला समझौता है, एक आपका ताशकंद समझौता है, एक सिंधु संधि है। ये सभी जो है किसके बीच हुआ है? पाकिस्तान के बीच हुआ। ठीक है, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो आपको मालूम होना चाहिए इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न 1972 में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, इनमें से सभी। बिल्कुल 11 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बाल्टिक गणराज्य है वो आपके लिथुआनिया भी है, एस्टोनिया भी है और लताविया भी है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बोल्शेविक क्रांति है वो कब हुआ था? 16 में, 17 में, 18 में, 19 में। फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल 12 के जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे दोस्तों 1917 में। ध्यान रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति जो कि कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और यही 1917 में साम्यवादी यानी कि सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। तो अभी हमने आपको करवाया कि जो सोवियत संघ की जो स्थापना है वो कहां पर हुई थी? बिल्कुल सोवियत में हुई थी, सोवियत संघ में हुई थी, जिसको हम लोग यूएनओ बोलते हैं। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और ये जो बोल्शेविक क्रांति है वो भी आपका 1917 में हुआ था। तो 12 के जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ था? आपको पता है 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि रूस में जो है जारशाही शासन था, लेकिन इसका अंत कब हुआ था? 1917 में, 18 में, 26 में, 31 में। बिल्कुल 13 की जो राइट आंसर है वो आपकी हो जाएगी दोस्तों 1917 में। तो ध्यान रखिएगा, रूस में जो जारशाही शासन का जो अंत हुआ था वो 1917 में हुआ था। करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए अब अगला प्रश्न आपके समक्ष, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो क्या है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन 14 का आंसर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है बिहार विधान परिषद का वो क्या है? गुरुजी इकोनॉमिक्स का क्लास कब होता है? इकोनॉमिक्स का क्लास देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हम लोगों का यहाँ जो है एक 8 बजे 7 बजे, अब टाइम बदल गया है, 7 बजे सुबह क्लास होती है। एक जो क्लास होती है आपकी 4 बजे शाम को होती है। ठीक है, एक क्लास होती है 6 बजे पीएम को, एक क्लास होती है दोस्तों आपकी जो अभी चल रही है 7 बजे, और एक क्लास होती है 8:30 बजे। ठीक है, आज जैसे कि ज्योग्राफी की क्लास है। तो दोस्तों ये जो 5 टाइम है, 5 टाइम आपका क्लास होता है। अब सभी टाइम में आपको सर्च कर लेना कि कौन से टाइम पे कौन सा क्लास है। वैसे भी आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल गजब। इसको जो राइट आंसर है वो आपको देंगे 6 वर्ष का। तो ध्यान रखिएगा, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? हम जानते हैं हमारा और आपका प्यारा भारत, प्यारा भारत। जी हाँ, राइट आंसर 15 के आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो किस देश का संविधान विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों? वो जो है भारत है। संविधान को बनाने में जो टोटल समय लगा था हम लोग जानते हैं 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के जो अध्यक्ष है वो कौन है? बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद। जो प्रारूप समिति है वो कौन है दोस्तों? वो जो हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर इनमें से सभी? दोस्तों मैंने आपको कई बार करवाया है, 2-3 चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि जो लोकसभा के जो सदस्य बनते हैं उसकी न्यूनतम आयु कितनी है? तो आप ध्यान रखिएगा, कम से कम अगर आप 25 साल के हो जाएंगे तो ही आप लोकसभा के चुनाव को लड़ सकते हैं। और विधानसभा यानी कि जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उसको कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। और अगर भारत का प्रधानमंत्री कोई बनना चाहता है तो उसको कम से कम 25 साल का होना होगा। और वहीं पे अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो दोस्तों उसको जो है 35 वर्ष का होना होगा। ठीक है, और उप प्रधानमंत्री के लिए भी 25 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो क्या होते हैं? बिल्कुल 16 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सभी क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपका। और देखिए कई बार आपको पूछा गया है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला जो है वो कब किया गया था? ये तो पता है आप लोगों को कब किया गया था। बिल्कुल जी हाँ, 2001 में तो होगा, लेकिन 9 सितंबर या फिर 11 सितंबर। बिल्कुल 17 की जो राइट आंसर है दोस्तों आपके हो जाएंगे 11 सितंबर 2001 को। ठीक है, तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था वो 11 सितंबर 2001 को हुआ था। राइट आंसर आपके 17 का बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? आप लोगों ने बराक ओबामा का नाम सुना होगा। बिल्कुल इसके जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे अमेरिका के। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो वर्तमान में जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? जो बाइडेन है। पूछा जाएगा, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कि अभी वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? तो दोस्तों वो जो बाइडेन है। और बराक ओबामा जो किस देश के राष्ट्रपति थे? 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल आपके हो जाएंगे अमेरिका के। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, आई एम लेट सर। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट आप लोग क्लास कीजिए। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में
कर लेने की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? आपको मालूम है इराक जो है वो कुवैत पर आक्रमण किया था। तो आप बताइए इराक जो है वो कुवैत पर कब आक्रमण किया था? 1988 को, 90 को, 95 को, 99 को? बिल्कुल दोस्तों 19 जो आपके राइट आंसर जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है 1990 को। तो ध्यान रखिएगा इराक के द्वारा जो कुवैत पर आक्रमण हुआ था तो 1990 को हुआ था। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और एक चीज आपको मालूम है इराक द्वारा जो कुवैत पर आक्रमण हुआ था तो ये जो है इराक जो है उस पर कब्जा जमाए हुए था, लेकिन अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ के द्वारा जो है उसको वापस किया गया। ठीक है, यानी कि हमला किया गया था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे। सद्दाम हुसैन के बारे में यहाँ पर कहानी है। चलिए 19 के राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे 1990। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया है कि खाड़ी युद्ध जो है वो कब शुरू हुआ था। ये तो आप लोग जानते होंगे 20 नंबर क्वेश्चन का 1991 होगा, लेकिन आप बताइए कि खाड़ी युद्ध जो है वो कब शुरू हुआ था। बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे वह 17 जनवरी 1991 को। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। देखिए अगला प्रश्न 20 का राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, किसी को भी गलत नहीं करना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? आपको मालूम है खाड़ी युद्ध के समय जो इराक के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे सद्दाम हुसैन। मैंने अभी आपको करवाया कि खाड़ी युद्ध के समय जो इराक के राष्ट्रपति थे वो सद्दाम हुसैन थे। राइट आंसर आपको 21 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 22, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1956 में? वो आपको जाएंगे 1948 में। बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर दे रहे हैं। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की जो स्थापना है वो 1948 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष, यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई थी? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है यूरोपीय परिषद की जो उत्पत्ति है वो कब हुई थी? 47 में, 48 में, 49 में, 51 में? दोस्तों हम लोग जानते हैं बिल्कुल 23 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1949 में। तो यूरोपीय परिषद की जो उत्पत्ति है वो 1949 में हुई थी। राइट आंसर 23 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न एक पॉइंट देख लीजिए, यूरोपीय संघ क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं द यूरोपियन यूनियन। देखिए दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में यूरोपीय देशों की मान्यता और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, जिस कारण यूरोपीय संघ का रूप में उभर गया। तो आपको समझ में आ गया यूरोपीय संघ क्या होता है, आप लोग एक बार और समझ लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, यूरोपीय संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो हमने अभी आपको करवाया, बिल्कुल 24 की राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1992 को। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। देखिए अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मास्ट्रिच संधि के बारे में आपको पूछा जाता है। ये मास्ट्रिच संधि आखिर है क्या? इसको दोस्तों आमतौर पर यूरोपीय संघ की संधि भी कहा जाता है। ठीक है, यूरोपीय संघ की संधि और 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय समुदाय के मध्य हुए समझौते को कहा जाता है। यह समझौता मास्ट्रिच जिसको हम लोग बोलते हैं ये जो है हॉलैंड में हुआ था। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ये जो मास्ट्रिच संधि है वो कब हुआ था? तो आपको राइट आंसर लगाना 7 फरवरी 1992 को, और कहां पर हुआ था? हॉलैंड में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25, यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम क्या है? हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया है, और देखिए 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉलर होगा, रूबल होगा, दिनार होगा या फिर यूरो होगा? बिल्कुल 25 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों यूरो। तो ध्यान रखिएगा यूरोपीय संघ के जो मुद्रा का नाम है वो क्या है? यूरो है। राइट आंसर 25 के आपके डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 26, मार्शल योजना कब तैयार किया गया था? आपको मालूम है मार्शल योजना जो कि यूरोप, क्योंकि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की जब समाप्ति हुई तो उसके बाद यूरोप की जो स्थिति है, जो हालत है वो बहुत खराब हो गई थी। तो दोस्तों अमेरिका जो है सभी को बचाने के लिए, सभी देश को सही उसका स्थिति को, आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए मार्शल योजना का शुरुआत किया था। एक तो ये मकसद था। दूसरा मकसद ये था कि अमेरिका अगर मार्शल योजना की शुरुआत नहीं करता तो दोस्तों सोवियत संघ जो है वो कर देता और सारा यूरोप कंट्री जो है वो सोवियत संघ की तरफ चला जाता। इसीलिए अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया था। तो बताइए कब किया था? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मार्शल योजना जो है वो 1948 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मार्शल योजना कब तैयार किया गया था? बिल्कुल इसके राइट आंसर जो है वो आपको जाएंगे 1948 ईस्वी में, यानी कि 26 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण एशिया संघ जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ एशियन यूनियन, क्या बोलते हैं? साउथ एशियन यूनियन, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 2004 में, 6 में, 8 में या फिर 2014 में? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर देंगे। कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 27 की राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 2004 में। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण एशिया संघ जिसको बोलते हैं साउथ एशियन यूनियन, इसकी जो स्थापना है वो 2004 में हुई थी। राइट आंसर 27 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न एक पॉइंट देख लीजिए, दक्षिण एशिया में जो है टोटल कौन से देश आते हैं? एक आपके भारत आते हैं, एक भूटान आते हैं, एक नेपाल आते हैं, एक मालदीव आते हैं, बांग्लादेश आते हैं, श्रीलंका आते हैं, पाकिस्तान आते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा देश जो कि दक्षिण एशिया में नहीं आता है तो आपको ये देश के अलावा ही आंसर देना है, यानी कि भारत हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया। ये सभी देश जो है दक्षिण एशिया में आते हैं, लेकिन चीन को जो है दक्षिण एशिया में कभी गिना जाता है, कभी नहीं गिना जाता है, और कभी कभी इसको यानी कि क्या नाम अफगानिस्तान को भी गिना जाता है और कभी कभी नहीं गिना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न को। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, दक्षिण एशिया संघ का मूल उद्देश्य क्या था? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि दक्षिण एशिया संघ का जो मूल उद्देश्य था दोस्तों वो क्या था? बिल्कुल 28 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दक्षिण के देशों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना।
आपको इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर लगाएंगे कि दक्षिण एशिया संघ का मूल उद्देश्य है क्या है। बिल्कुल 28 जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दक्षिण के देशों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है कि भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली थी। शांति सेना के बारे में मैंने आपको कई बार बताया। शांति सेना मतलब क्या होता है, जो कि गांधी जी के रास्ते पर यानी कि जो अहिंसा के रास्ते पर चलता है उसी को शांति सेना बोलते हैं। ठीक है, भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना, जिसको कि जो शांति सेना किसको कहते हैं, जो कि गांधीवादी के रास्ते पर चलते थे और जो कि अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, उसको जो है 1987 को वापस बुला लिया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। कब बुलाया था वो भी अगर कभी कभी डेट पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा 29 जुलाई। कब बुलाया था? 29 जुलाई 1987 को। कब बुलाया था? 29 जुलाई 1987 को भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना को वापस बुला लिया था। देखिए अगला प्रश्न, मैंने आपको एक इंपोर्टेंट पॉइंट बताया सार्क का फुल फॉर्म, कि सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जो है सार्क का फुल फॉर्म होता है। इसकी जो शुरुआत है वो 1985 में हुई थी। ध्यान रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें जितने सदस्य देश है सभी देश जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। ठीक है, और चीन को जो है दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। और मैंने अभी आपको बताया दक्षिण एशिया में टोटल देश कितने आते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल इसको जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 7। ध्यान रखिएगा दक्षिण एशिया में टोटल देश जो है वो 7 आते हैं और चीन को जो है दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न आपका, अभी भारत में टोटल कितने राज्य है, तो मैंने अभी आपको बताया टोटल जो है 28 राज्य है और टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत का जो 29वां राज्य है वो कौन सा है, वो तेलंगाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है, तो अभी हमने आपको बताया बिल्कुल इसके जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे डी। तो ध्यान रखिएगा भारत में जो है अभी टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 9। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दिल्ली, वहां पर मुख्यमंत्री बनता है, बाकी कहीं पे भी नहीं बनता है। और मुख्यमंत्री कौन है? बिल्कुल अरविंद केजरीवाल। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, भारत में विविधता में एकता किसने बनाई, किसने बताई? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राजेंद्र प्रसाद ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि भारत में विविधता में एकता ये किसने बनाया था। बिल्कुल 33 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन आपके डी राइट आंसर जाएंगे। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, मैकमोहन रेखा कहां पर है? हमने आपको कई बार बताया जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो मैकमोहन जो रेखा है दोस्तों वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। राइट आंसर 34 का आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल नेपाल में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 2006 में हुई थी। राइट आंसर 35 के आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 आपके समक्ष, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। ये जो राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी? यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं बोल रहा है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोला? सिर्फ राष्ट्र संघ। तो बताएंगे 1920 में, 19 में, 45 में, 48 में। 36 के जो राइट आंसर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके राइट आंसर लाएंगे वो है 10 जनवरी 1920 को, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसी के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। लेकिन ये राष्ट्र संघ खत्म हो गया, उसके बाद फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्र संघ की स्थापना का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? युद्धों का निवारण, शांति की स्थापना, मानवीय अधिकारों की रक्षा, उपयुक्त में से सभी। 37 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वह उपयुक्त में सभी, यानी कि कोई भी संघ का जो स्थापना होता है वो युद्धों का निवारण यानी कि सही में सभी का जो है न्याय करने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए और मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए, इसी के लिए जो है राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। और संयुक्त राष्ट्र संघ का भी जो मुख्य उद्देश्य है वो भी यही है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया? क्वेश्चन क्या पूछा कि सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया था? 35 में, 39 में, 40 में, 41 में? बिल्कुल 38 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों 1939 में, यानी कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1940 ईस्वी में हुई थी। उसी समय सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से निकाल दिया गया था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का। ध्यान रखिएगा 1942 में, कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये प्रश्न आपको पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा किसने किया था भारत छोड़ो आंदोलन? गांधी जी ने। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? क्वेश्चन आपको पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? फटाफट आप लोग आंसर देंगे। ये बात तो बिल्कुल तय है कि 1945 को होगा, लेकिन कब होगा? बिल्कुल 39 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 25 जून 1945 को। ऑप्शन आपके ए 39 का राइट आंसर जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए अगला प्रश्न आपके 39 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, बहुत खूब। देखिए अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोनों क्वेश्चन सेम आ गया क्या? यहाँ पर चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया था? बिल्कुल 25 जून 1945 को। लेकिन अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर लगाना है। अभी आपको बताया मैंने, बिल्कुल 40 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे
24 अक्टूबर 1945 को, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गई उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और उसी समय दोस्तों शीत युद्ध की भी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1945 को। और खत्म कब हुई थी? 1991 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1991 को जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई उसी के बाद जस्ट सोवियत संघ भी खत्म हो गया। ठीक है, पूछा जाएगा इस तरह के प्रश्न आपको। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जो परंपरागत जो सुरक्षा नीति है उसके प्रमुख तत्व क्या है। 2021 के अनुल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, सामूहिक सुरक्षा, उपयुक्त में से सभी। बिल्कुल 41 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे उपयुक्त में से सभी। यानी कि जो परंपरागत सुरक्षा नीति है, मैंने आपको दो परंपरागत सुरक्षा की यानी कि दो सुरक्षा की नीति को बताया था, एक परंपरागत एक गैर परंपरागत। परंपरागत में जो है आपके क्या आ जाता है, बाह्य आक्रमण भी आ जाता है, बाह्य जो हाँ बिल्कुल बाह्य सुरक्षा नीति भी और अंदरूनी भी। यानी कि अगर गृह युद्ध हो गया तो वहां पर परंपरागत होगा, और बाह्य युद्ध यानी कि सैन्य हमला हो गया वहां पर भी आपका परंपरागत होगा। तो इसके जो मुख्य तत्व है वो सभी है। एक तो पहले शक्ति संतुलन करो, यानी कि अगर मान लेते चाइना के साथ युद्ध होने वाला हो तो चाइना का कितना युद्ध है, कितना उसके बाद पावर है, उतना पावर करो। या फिर अगर नहीं लड़ पाते हो तो एक देश दूसरे देश के साथ गठबंधन बना लो, जैसे कि आपका नाटो संधि है, जैसे कि आपका सीटो संधि है। ठीक है, तो ये सभी संधि है, तो या तो सीटो संधि नाटो संधि बना लो, या फिर सामूहिक सुरक्षा। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, गठबंधन का अर्थ है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो गठबंधन का अर्थ है वो क्या है। सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन, दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण के लिए गठबंधन, आंतरिक शांति के लिए गठबंधन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल 42 के जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन। तो 42 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में हुआ था। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वैश्विक सुरक्षा की जो धारणा का विकास है वो कौन से दशक में हुआ था। पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल 43 के जो राइट आंसर दोस्तों वो आपके हो जाएंगे बहुत ही खास, बिल्कुल 1990 के दशक में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वैश्विक सुरक्षा की जो धारणा का विकास है वो 1990 के दशक में हुआ था। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 44, जमात उद दावा किस देश का आतंकवादी संगठन है। बांग्लादेश, इराक, पाकिस्तान, कुवैत। तो फटाफट आप लोग बताएंगे कि जो जमात उद दावा है वो कौन से देश का आतंकवादी संगठन है। बिल्कुल 44 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे पाकिस्तान का। ध्यान रखिएगा पाकिस्तान का राइट आंसर होगा। ठीक है, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान का। तो जमात उद दावा जो है दोस्तों वो किस देश का आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान का। और कभी कभी आपको पूछ देगा ये जो लिट्टे है वो किस देश का आतंकवादी संगठन है, तो वो है श्रीलंका का लिट्टे, जिसने राजीव गांधी की हत्या की थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 45, शिमला समझौता कब हुआ था। शिमला समझौता जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, बताइए ये कब हुआ था। बिल्कुल 45 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1972 में, यानी कि जब 1971 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी उसी समय शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 46, रंगभेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलती है। आपको पता है रंगभेद की नीति जो कि गांधी जी ने खत्म किया था, तो बताइए ये जो नीति है वो कौन से देश में देखने को मिलता है। दक्षिण अफ्रीका में, चीन में, भारत में, पाकिस्तान में। बिल्कुल 46 की राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में, जहां पर महात्मा गांधी जो है जी हाँ शिक्षा प्राप्त किए थे, या फिर यूं बोल सकते हैं कि 2 दशक से भी ज्यादा महात्मा गांधी कहां पर रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, 2 दशक से भी ज्यादा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, भारत पाकिस्तान के बीच जहाज रानी समझौता कब हुआ था। एक नया समझौता जिसका नाम है जहाज रानी समझौता, ये कब हुआ था? 71 में, 72 में, 75 में, 80 में। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जहाज रानी समझौता है वो कब हुआ था। बिल्कुल 47 को जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों 1975 में। ऑप्शन आपके सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग को मेहनत करनी है। चलिए बहुत बढ़िया हालचाल है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आंतरिक सुरक्षा है उससे संबंधित सही विकल्प का चयन करें। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फटाफट आप लोग आंसर देंगे। और इसके जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल 48 के राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी कि आंतरिक सुरक्षा राष्ट्र के अंदर शांति एवं कानून व्यवस्था से है। बिल्कुल आंतरिक सुरक्षा पर ही बाह्य सुरक्षा निर्भर करता है। बिल्कुल सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा का प्रमुख हिस्सा है आंतरिक सुरक्षा। बिल्कुल, और हो जाएगा राइट आंसर ऑपोजिट से सभी। ठीक है, तो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो सही विकल्प है वो सभी है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 49 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। बिल्कुल 49 के जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे, जी हाँ वो आपके हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। ध्यान रखिएगा ये जो है नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यमुना नदी जो है वो बहुत ही गंदा है। ठीक है, दिल्ली में जो पड़ता है यमुना नदी वहां पर दोस्तों बहुत ही गंदा है। आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि जो ताजमहल है वो कहां पर है। बिल्कुल वो यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, तो दिल्ली में एक नदी है जिसका नाम है यमुना नदी, वो जो है बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है। इसीलिए कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जिन्होंने स्कूलों की बहुत अच्छे से देखभाल की, सरकारी स्कूलों की खास करके, और मेडिकल वगैरह में भी बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन वहां पर जो है यमुना नदी बहुत ही गंदा है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 50, 1987 में हुए मॉन्ट्रियल समझौता में मुख्य परिणाम क्या आया। यानी कि 1987 में जो मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, ध्यान रखिएगा 1987 में कौन सा समझौता हुआ था। बिल्कुल मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। उस समय जो है मुख्य परिणाम क्या आया था, ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। बिल्कुल 50 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 2000 तक
सीएफसी पर पूर्ण प्रतिबंध, 2000 तक सीएफसी पर पूर्ण प्रतिबंध। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पर्यावरण सुरक्षा से जो संबंधित पृथ्वी सम्मेलन है वो कब हुआ था? बिल्कुल 51 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1992 में। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण सुरक्षा से जो संबंधित पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 1992 में हुआ था। ठीक है, इसी को हम लोग रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे है? जलवायु संरक्षण से, वायुमंडल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से या फिर वन संरक्षण से? ये जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे है? बिल्कुल इसको राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे पर्यावरण संरक्षण से। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसको भरने पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि 50 वर्षों में वनस्पति और प्राणी जगत की हजारों प्रजाति लुप्त हो जाएंगे? यानी कि बताइए निम्न में से कौन चीज बढ़ जाएगा जिससे 50 वर्ष के अंदर में वनस्पति हो गया और प्राणी जगत हो गया, ये सभी जो है क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल 53 को जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे वायुमंडलीय तापमान बढ़ने से, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, तापमान टेम्परेचर बढ़ने से ये जो है यानी कि वनस्पति के प्राणी और वनस्पति और प्राणी ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों? बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अगले 50 वर्षों में। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? भूमंडलीकरण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन इसका आलोचक नहीं है? बिल्कुल 54 को जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे मनमोहन सिंह। राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मनमोहन सिंह जो है भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है। राइट आंसर 54 के डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 55, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, एच लेलौस्की ने, वी.आई. लेनिन ने, के.एन. कुबरा ने, समीर आमिर ने। तो फटाफट आप लोग बताएंगे किसने कहा था कि साम्राज्यवाद जो है वो पूंजीवाद का अंतिम चरण है? बिल्कुल 55 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे वी.आई. लेनिन ने। ऑप्शन आपके बी 55 का राइट आंसर जाएंगे। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 56, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? आपको क्वेश्चन पूछेगा ये जो भूमंडलीकरण है वो कौन से विचारधारा पर टिका है? समाजवाद, अराजकतावाद, साम्यवाद, उदारवाद? बिल्कुल 56 के जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे उदारवाद। ऑप्शन डी आपके राइट आंसर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो भूमंडलीकरण है वो कौन से विचारधारा पर टिका है? बिल्कुल वो उदारवाद विचारधारा पर टिका है। राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 57, विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया था? ध्यान रखिएगा 8:30 बजे आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास है, तो आपको जरूर क्लास में ज्वाइन करना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, ये जो सूत्र है ये बात किसने कहा था? मार्शल मैकलुहान ने, आर रॉबर्टसन ने या फिर अमर्त्य सेन ने, मनमोहन सिंह ने? बिल्कुल 57 को जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों मनमोहन सिंह ने। राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए किसने कहा था? 57 के राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 58, किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? 58 की जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपके जाएंगे वो है रॉबर्टसन। ऑप्शन बी। तो इसी ने कहा था, क्या कहा था? भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है। किसने कहा था? रॉबर्टसन ने कहा था। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के संस्थापक थे वो कौन थे? बिल्कुल दोस्तों हम लोग जानते हैं कब शुरुआत हुई थी, 1885 में हुई थी। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। तो 59 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है वो 1980 में हुई थी। किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. अडवाणी ने किया था। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आपको क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में, तो इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो कौन है? बिल्कुल 60 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज मेजर भी नहीं है, टोनी ब्लेयर भी नहीं है और डेविड कैमरून भी नहीं है। तो इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 61, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? राज संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ध्यान रखिएगा, राज संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ठीक है, सब्र रखना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मैंने आपको कई बार कहा है ये जो जीत और हार है वो आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आपने मान लिया तो हार होगी और अगर आप लोगों ने ठान लिया तो आपकी जीत होगी। और ध्यान रखना, एक सर ने कहा था कि मजा तभी आता है जीतने में जब लोग आपके हारने की इंतजार करें। ठीक है, यानी कि लोग जब आपके हारने की इंतजार करें तभी जो है जीतने में मजा आता है। ये सभी बात को ध्यान रखना है दोस्तों, तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 61, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसी देश में है? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र है वो किस देश में है? बिल्कुल 61 की जो राइट आंसर है जी हाँ वो आपके जाएंगे स्विट्जरलैंड। आप लोग फटाफट आंसर देते जाइए, आप लोग बहुत देर से आंसर दे रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसी देश में है दोस्तों? वो स्विट्जरलैंड में है। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 62, अंग्रेज की फूट डालो और शासन करो की जो नीति है निम्न में से किसको बढ़ावा दिया था? आपको पता है अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो और शासन करो। ठीक है, इसकी जो नीति है वो निम्न में से किसको बढ़ावा दिया था? हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, अंग्रेजों की दमनात्मक नीति को, महिलाओं के शोषण को, बेरोजगारी को? बिल्कुल 62 के जो राइट आंसर है वो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, तो अंग्रेज जो है फूट डालो और शासन करो का जो नीति चला रहा था उसमें दोस्तों हिंदू मुस्लिम संघर्ष वो
ज्यादा बढ़ रहा था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63, 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 1988 में जो जनता दल का जो संस्थापक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिर्फ जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड नहीं है, यानी कि जेडीयू नहीं है, क्या है? जनता दल। इसका जो संस्थापक है वो इसका जो स्थापना वो कब हुआ था? 1988 में हुआ था। किसे माना जाता है? बिल्कुल 63 के जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे बीपी सिंह को। किसे? बीपी सिंह को। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। इसीलिए जो है जनता दल की स्थापना किया था, कब किया था? 1988 में किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया, कोई भी स्टूडेंट से गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, बहुत लोग जल्दी जल्दी में लगा देते हैं भारतीय जनता दल, जो कि बिल्कुल गलत है। 64 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है भारतीय जनसंघ, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है किस पार्टी का नया नाम है या फिर किस पार्टी का पुनर्जन्म है? तो दोस्तों वो हो जाएंगे भारतीय संघ। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे भारतीय जनसंघ। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन हो जाएंगे आपका 65, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जो भारतीय राजनीतिक दलीय है उस व्यवस्था को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? एक दलीय व्यवस्था में, द्विदलीय व्यवस्था में, बहुदलीय में, एक दल प्रभुत्व व्यवस्था में। देखिए इस बार आपका जो मॉडल पेपर 2022 में जारी हुआ था दोस्तों, उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे भारत में वर्तमान में अभी जो है बहुदलीय व्यवस्था है। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 65 का, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में कौन दल होगा ना? कौन दल शामिल नहीं है, ठीक है। 2004 में जो बने संयुक्त प्रगतिवादी जो संगठन है उसमें कौन सा दल शामिल नहीं है? कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस या फिर राजद यानी कि आरजेडी। आपको पूछेगा कि आरजेडी जो है कहां की पार्टी है? तो दोस्तों वो बिहार की पार्टी है। आरजेडी हो गया और जदयू हो गया, जेडीयू जदयू, जनता दल यूनाइटेड। आरजेडी मतलब क्या हो गया? फटाफट आप लोग बोलेंगे राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल। ये दोनों पार्टी जो है कहां की है? बिहार की है, ठीक है। इसके कौन कौन संस्थापक है आप लोग को पता होगा। 66 के जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है भाजपा। तो ध्यान रखिएगा 2004 में बने जो संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन थे उसमें दोस्तों भाजपा शामिल नहीं था। बहुत बढ़िया, 66 के राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा? बिल्कुल डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बहुत सारे स्टूडेंट जो है आज क्वेश्चन में गलत आंसर लगा रहे, पता नहीं क्या बात है, लेकिन प्लीज जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा हो उसको स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों और याद करेंगे, तभी ये सभी प्रश्न आपको याद होगा, अन्यथा आप सारे प्रश्नों को भूल जाएंगे, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की जो स्थापना है वो 1980 में हुई थी, अप्रैल महीने के 1980 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने और एलके अडवाणी ने। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मायावती ने, काशीराम ने, अंबेडकर ने, जगजीवन राम ने। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ये जो बहुजन समाजवादी जो पार्टी है, समाज पार्टी, इसकी जो स्थापना किसने किया था? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे काशीराम ने, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किया था? यानी कि महात्मा गांधी को जब 3 गोली मारी गई थी, किसके द्वारा? गॉडसे के द्वारा। तो दोस्तों जब महात्मा गांधी जी का प्राण निकल रहा था तो उस समय उसके मुंह से कौन सा शब्द निकला था? जय श्री कृष्ण, अल्लाह या फिर हे राम या फिर वाहे गुरु। बिल्कुल 69 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे हे राम। ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी की जब प्राण जा रही थी तो उस समय दोस्तों उसके मुंह से कौन सा शब्द निकला था? हे राम और वर्ड निकला था। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? हमने आपको कई बार करवाया है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और जो सिग्नेचर हुआ था दोस्तों वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और वो जो अंगीकृत हुआ था, अंगीकृत मतलब क्या? यानी कि लीक होकर कंप्लीट हो गया, कब हुआ था? तो 2 महीने पहले यानी कि 26 नवंबर 1949 को। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। भारतीय संविधान को बनाने में टोटल समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये सभी प्रश्न आपको कई बार पूछे जा चुके हैं और बच्चे अक्सर इस तरह के प्रश्न में गलती करते हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किया था? 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल 71 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। दांडी यात्रा की जो शुरुआत की थी वो भी आपको 1930 में किए थे और वही जो है दांडी से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो कब हुआ था? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? स्वराज आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? आप लोग बताएंगे। देखिए असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अब आप लोग बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? जी हाँ, ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। बिल्कुल 71 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ये हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आप लोग फटाफट बताइए, फिर मैं आप लोग को बताता हूं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 72, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर ए कृष्णन, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
बहुत बढ़िया, बिल्कुल 72 के जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति है वो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। 72 का राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 73, कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की थी? आपको पता है कश्मीर में जब भारत आजाद हुए थे 1947 में, तो दोस्तों उस समय जो है कश्मीर में राजा हरि सिंह था, यानी कि महाराजा हरि सिंह था। ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है कौन बगावत किया था? सिखों ने, अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो मुसलमानों ने। 73 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? आपको पता है कश्मीर पर जब हमला किया था पाकिस्तानियों ने, तो दोस्तों कश्मीर के पास कोई भी बचने के लिए कोई भी चीज नहीं था, तो वो भारत के पास आया था मदद मांगने के लिए। तो भारत ने उनकी तो मदद की, लेकिन एक चीज पर हस्ताक्षर किया था, तो बताइए किसने हस्ताक्षर किया था? कौन से शासक जो है भारत पर मदद मांगने के लिए आया था? बिल्कुल 74 का जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे राजा हरि सिंह, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, प्रिया राज ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो राजा हरि सिंह ने किया था। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75, सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया है? आपको क्वेश्चन पूछेगा जो सीमांत गांधी के जो नाम से किसे पुकारा गया है? महात्मा गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को? बिल्कुल 75 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, तो सीमांत गांधी के नाम से किसे पकड़ा गया है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। राइट आंसर आपके 75 का सी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बिल्कुल एक एक स्टूडेंट का जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इसी तरीके से आप लोगों को आंसर देना है। बहुत शानदार, आज का जो सेशन है दोस्तों काफी शानदार है। जितने भी प्रश्न कर रहे हैं आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है, तो प्लीज आप लोग सही से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? आपको क्वेश्चन पूछेगा ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर दोस्तों वो आपके हो जाएंगे, फटाफट आप लोग बताइए तो। बिल्कुल 565। ठीक है, 565 थी। राइट आंसर 76 का आपके ऑप्शन सी बी हो जाएंगे 565। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 565 थी। बहुत बढ़िया, देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? जो भी स्टूडेंट मेरे पास पढ़े उसको बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो आपका 1952 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, जस्ट 5 साल के बाद यानी कि 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुआ, और जस्ट 5 साल के बाद 1962 में तृतीय आम चुनाव हुआ, और जस्ट 5 साल के बाद 1967 में चतुर्थ आम चुनाव हुआ। तो क्वेश्चन क्या पूछा? द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 1957 में हुआ था। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे। ठीक है, द्वितीय पंचशील जो योजना है वो कब हुआ था दोस्तों? तो वो आपके 1956 में हुआ था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, संविधान सभा ने? आपको पता है भारतीय संविधान को जो बनाने में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। ठीक है, इसको जो लागू कब हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको कई बार करवा दिया, अब तो ये सभी क्वेश्चन आपको यूं आ जाता होगा। ठीक है, बिल्कुल, भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो किसने किया था? राइट आंसर आपको जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 78 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर अंबेडकर थे, और संविधान का जो पिता है वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 79, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? मैंने अभी आपको कहा कि प्रथम जो पंचवर्षीय जो योजना था वो दोस्तों कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 से लेकर के 56 तक ये आपका हो गया प्रथम, ये आपका हो गया प्रथम। और जो द्वितीय था दोस्तों वो आपका हो गया ऑप्शन बी 1956 से लेकर के 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। और कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय कार्यकाल योजना में क्या मुख्य उद्देश्य था? तो दोस्तों औद्योगिक को सुधारना, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था यहाँ पर कृषि का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 80, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? आप लोग पढ़े होंगे 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फटाफट बोलेंगे। आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। भारत में जो वित्तीय वर्ष है दोस्तों वो कब से कब तक मानी जाती है? बिल्कुल 80 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो राइट आंसर 80 का आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तेल उत्पादन से, दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, उपरोक्त तो सभी है। तो आपको पता है अमूल दूध बहुत लोग पीते भी हैं। तो 81 की जो राइट आंसर है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल 81 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे दूध उत्पादन से। तो ध्यान रखिएगा अमूल का जो दोस्तों संबंध है वो दूध उत्पादन से है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 82, किस दशक में से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया है? आपको क्वेश्चन पूछेगा किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया है? 1960 वाली दशक। 1960 के दशक को क्या बोला जाता है? खतरनाक दशक बोला जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 1960 का जो दशक है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों खतरनाक, क्या कहा जाता है? खतरनाक दशक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया है? बिल्कुल 82 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1980 वाले दशक से। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे 82 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, 82 के राइट आंसर सी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपको जाएंगे 83 जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है?
नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। 83 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो कि योजना आयोग का नया नाम है। किसने चयन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, तो नीति आयोग यानी कि संवैधानिक संस्था का नाम कौन सा नहीं है तो दोस्तों वो आपको जाएंगे नीति आयोग। 83 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 8:30 बजे आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास है, आप लोगों को तैयार रहना है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 84, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है, जो सबसे कम आयु है, उम्र है, वो कितनी है? बिल्कुल 84 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों 35 वर्ष। मैंने आपको अभी बताया, बहुत अच्छे से समझाया। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा, आज आप लोगों को गलती नहीं करना। देखिए एक आपका होता है प्रधानमंत्री, एक दोस्तों आपका होता है उप प्रधानमंत्री। ठीक है, एक प्रधानमंत्री और एक उप प्रधानमंत्री, इसको बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष की होना चाहिए। कितनी वर्ष की होना चाहिए? 25 वर्ष की। ठीक है, और वहीं पे अगर बात करेंगे राष्ट्रपति की, एक हो गया आपका राष्ट्रपति, एक हो गया दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति, एक हो गया उपराष्ट्रपति, एक हो गया राष्ट्रपति। इसको बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप भारत में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या उप प्रधानमंत्री तो आपको कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, और अगर आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कम से कम 35 वर्ष, और अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष का होना होगा, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का होना होगा। ठीक है, प्रश्न आपको पूछा जाता है, किसी से भी गलती नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, सीमा कुमारी, स्नेहा गुप्ता, विजय कुमार, बिल्कुल आप लोग का करेक्ट है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 85 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए हम लोग तो जानते हैं कि ताशकंद समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और भारत की तरफ से जो है उस समय लाल बहादुर शास्त्री जो कि द्वितीय प्रधानमंत्री भारत के थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कौन था? ये भी क्वेश्चन देखिए 2012 में 13 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल 85 का जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे जनरल अय्यूब खान। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, ये पाकिस्तानी राष्ट्रपति थे जिसका नाम था अय्यूब खान, उसी ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 86, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आप लोग को पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 1971 में। तो बांग्लादेश का जो निर्माण है दोस्तों वो 1971 में हुआ था। राइट आंसर 86 के आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 87 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? हम लोग जानते हैं जो पहला परमाणु परीक्षण है वो 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। लेकिन जो दूसरा सफल परमाणु परीक्षण है वो दोस्तों वो कब हुआ था? तो 1998 में। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। तो ध्यान रखिएगा भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो 1974 में, जो दूसरा हुआ था वो 1998 में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 85, स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया था? जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना, भारतीय समाज की व्यवस्था एवं आधुनिक समाज व्यवस्था के बीच समन्वय, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र, या फिर उपयुक्त में से सभी। 88 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों, जी हाँ, वो आपको जाएंगे उपयुक्त सभी। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 89, इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इंदिरा गांधी सबसे पहली बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कब बनी थी? हमने आपको कई बार कराया है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री का नहीं, यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष का बात हो रहा है। ठीक है, 89 की जो राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे वो है 1959 में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी प्रथम बार कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष है वो 1959 में बनी थी, और पहली बार जो प्रधानमंत्री बनी थी वो 1967 में बनी थी। ठीक है, और द्वितीय बार कब बनी थी? 1971 में, तृतीय बार 1980 में। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 90, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया है कि गरीबी हटाओ का जो नारा है वो इंदिरा गांधी ने दिया था। इसी की वजह से 1971 में इंदिरा गांधी को अपार जीत हासिल हुई थी। ठीक है, और इंदिरा हटाओ का जो नारा है वो किसने दिया था? तो बिल्कुल महागठबंधन ने दिया था, जो कि इंदिरा गांधी के ऑपोजिशन में था। इस बार का 2022 का मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 91, प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? आपको पता है सबसे पहला अंतरिक्ष यान जो कि आर्यभट्ट है वो किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, या फिर पीवी नरसिम्हा राव। बिल्कुल 91 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे इंदिरा गांधी। ठीक है, तो प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट जो है वो किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में हाँ बिल्कुल प्रक्षेपित हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इंदिरा गांधी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 92, 18 मई 1974 में पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? 18 मई 1974 में पोखरण में जो किया गया परमाणु परीक्षण था उस समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल 92 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए, क्योंकि 1977 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही थी। ठीक है, 1977 तक जब चुनाव हुआ था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 93, ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? ताशकंद समझौता कहां पर हुआ था? ताशकंद जगह कहां पर है? बिल्कुल रूस पर है। आप लोग बताइए ताशकंद जगह कहां पर है? रूस पर है। तो ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन नेता कर रहा था? स्टालिन, कोसिजिन, पुतिन, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 93 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे कोसिजिन। ठीक है, कौन?
जी हाँ, कौन नेता कर रहा था? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कोसी झील। ताशकंद समझौता जो है किसके बीच होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था? ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। शिमला समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 94, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? शिमला समझौता, लाहौर समझौता, दिल्ली समझौता, फरक्का समझौता। फरक्का समझौता जो है वो तो बांग्लादेश के बीच हुआ था, बांग्लादेश और इंडिया के बीच। लेकिन जी हाँ, 94 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे शिमला समझौता। ऑप्शन आपके ए करेक्ट आंसर जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो 1972 में हुआ था वो कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता। और 1966 में जो है ताशकंद समझौता हुआ था। तो 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, और 1972 में शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 95, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो फरक्का समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 1967 में, 96 में, 71 में, 2000 में। तो ध्यान रखिएगा, फरक्का समझौता जो है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, कब हुआ था? तो इसकी जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है 1971 में। ठीक है, सर 8 बजे आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास है, नहीं भूलना है, आज आपकी क्लास है, बहुत शानदार क्लास है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 96, मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? क्वेश्चन क्या पूछा कि मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने किया था? ठीक है, बिल्कुल 96 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन आपके भी राइट हो जाएंगे। और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, किसने किया था? उसी के बॉडीगार्ड ने। ठीक है, यानी कि अंगरक्षक ने, बहुत इंपॉर्टेंट, अंगरक्षक। बॉडीगार्ड का हिंदी क्या होता है? अंगरक्षक। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जो है उसी समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। कब? मार्च 1983 में। बहुत बढ़िया, 96 के राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 97, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? आपको पता है जनता पार्टी के शासनकाल में जो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री बने थे वो मोरारजी देसाई बने थे। टोटल 18 महीने के लिए बने थे। तो राइट आंसर 97 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 98, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनता पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुई थी। हमने आपको कई बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो दो पार्टी में बढ़ गई थी। कब बढ़ी थी? 1969 में। कब बढ़ी थी? 1969 में, जब क्या हुआ था? राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था, यानी कि नियुक्ति होने वाला था। ठीक है, तो उसी समय जो है कांग्रेस पार्टी दो पार्टी में बदल गई थी। एक दोस्तों पार्टी का नाम था कांग्रेस ओ, एक पार्टी का नाम क्या था? कांग्रेस ओ, एक पार्टी का नाम था कांग्रेस आर। और कांग्रेस आर जो है वो इंदिरा गांधी की पार्टी था, और कांग्रेस ओ जो है वो सिंडिकेट का पार्टी था। किसका? सिंडिकेट का। ठीक है, और ये सिंडिकेट जो है मिल करके और भी बहुत सारे पार्टी मिल करके एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था जनता पार्टी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल इसका राइट आंसर है जी हाँ, वो आपको जाएंगे 1977 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपके ए 98 का राइट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 99, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? आपको पता है 1974 में रेल हड़ताल भी हुआ था, बहुत सारी घटना हुई थी 1974 में। इसी के बाद 1975 में, जून के महीने में 1975 में आपातकाल लागू किया गया था। तो आप लोग बताइए 1974 की रेल हड़ताल के जो नेता थे वो कौन थे? वे बहुत लोग ये लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1974 की रेल हड़ताल के जो नेता थे वो कौन थे? तो दोस्तों वो जो है जॉर्ज फर्नांडिस थे। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे इनका। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 100, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 352 में। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन किसमें किया गया है? आज की शुरू में दोस्तों हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को किया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो मैं चाहूंगा जो भी प्रश्न आपसे नहीं बना होगा उसको प्लीज आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना तनु क्लासेस, और दोस्तों वहां पर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। वहां पर आपको ये सभी पीडीएफ जो है मिल जाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप लोग गूगल पे सर्च करें तनु क्लासेस, वहां पर दोस्तों कम समय पर आप अच्छी तैयारी अपने से खुद से पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके से मजे के साथ पढ़ाई जाती है। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।